पुनर्जन्म के बाद मैंने जानबूझकर अपने क्रश के साथ लग्जरी कार शेयर करने का मौका छोड़ दिया। मैं खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि मैं सिर्फ ड्राइवर का बेटा हूँ। लेकिन जब हे किंगान ने अपने पास वाली खाली सीट पर देखा तो उसने पहली बार ड्राइवर को आवाज दी, अंकल मु, क्या आप जा रहे हैं? मुंह के पिता हैरान रह गए। मिस, क्या आपको कुछ और चाहिए? हे किंगान को न जाने क्यों चिढ़ महसूस हुई। आज आप मुचेन का इंतजार मत कीजिए। मुचेन ने अभी मुझे मैसेज किया है कि उसका अपने दोस्तों के साथ कुछ काम है, वो बाद में बस से आएगा। हे किंगान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था चीजें बदल गई थीं। मुचेन को ऐसा क्या काम हो सकता है? वह तो मेरे साथ गाड़ी में जाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। पिछली जिंदगी में वह रोज इस बात से डरता था कि कहीं मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसलिए वह कार के पास बहुत जल्दी आकर इंतजार करने लगता था। लेकिन चलो, ऐसे ही ठीक है। पिछली जिंदगी में मुचेन के साथ 5 साल रहने की वजह से वह बात चेनसे के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई थी। अब जब मुझे नया मौका मिला है तो मुझे मुचेन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उस दिन मैं 2 घंटे से ज्यादा पैदल चलकर घू परिवार की हवेली पहुंचा। मैंने मुख्य आंगन को छोड़ दिया और नौकरों के क्वार्टर में चला गया। हे किंगान ने मुझे मुख्य विला की दूसरी मंजिल के छज्जे बैल्कनी से देखा। उसकी नजरें मेरे पीछे पीछे आईं और फिर उसने सीधे मेरा नाम पुकारा। मैंने हेडफोन लगा रखे थे और मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई दी, इसलिए मैंने अनसुना करने का नाटक किया और सीधे छोटी बिल्डिंग के अंदर चला गया। हे किंगान ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई जहां नौकर रहते थे। जब मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करने लगा तो उसने उसे रोक दिया। मुचेन, क्या तुमने मुझे आवाज देते हुए नहीं सुना? मुझे उसके इस बर्ताव से चिढ़ हुई। मैंने हेडफोन पहने थे और मैंने नहीं सुना। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब किंगान को एहसास हुआ कि वह मुचेन भी पुनर्जन्म ले चुका है। अब हम एक दूसरे को बमुश्किल जानते हैं, हम करीब नहीं हैं। उसने पूछा, तुम आज क्लास के बाद अंकल मुंह की कार से क्यों नहीं आए? मेरा लहजा रूखा था। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम मिस गू हो, मेरे पिता ड्राइवर हैं। मेरी हैसियत तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है। पहले मैं अपनी सीमाएं नहीं जानता था, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मिस गू मेरे पिता को दोष नहीं देंगी। हे किंगान का चेहरा तुरंत बदल गया। अच्छा होगा कि तुम अपनी औकात पहचानो। अगर दादाजी पूछें तो खुद ही समझा देना, मैंने तुम्हें कार से नहीं उतारा था। यह कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं बिल्कुल शांत रहा। मैं वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने पहले ही हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन जगह मिलने में कुछ दिन लगेंगे। अगले दिन मैं जल्दी उठा और सड़क पर बस का इंतजार करने लगा। सोकर उठी हे किंगान ने मुझे छज्जे से स्कूल जाते हुए देखा। उसने बहुत गंभीर चेहरे से मेरी पीठ को घूर कर देखा। उसने मन में सोचा, ये मत सोचना कि ऐसा करके तुम मेरा ध्यान खींच लोगे। कुछ मिनट बाद बस आ गई। बस में बहुत भीड़ थी, इसीलिए मुझे लोगों को धक्का देकर पीछे की तरफ जाना पड़ा। जब मुझे पकड़कर खड़े होने की जगह मिली तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। मैं मुड़ा और देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पीछे खड़ा है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं जगह बदलना चाहता था, वॉर्म अप बदलने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बेशर्मी से अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुआ और मुझसे सटकर खड़ा हो गया। उसी समय न जाने कहां से एक बेहद खूबसूरत लड़की वहां आई। हाथ में कैक्टस कैक्टस का गमला लिए उसने भीड़ में अपना रास्ता बनाया। वह एक्सक्यूज मी कह रही थी और उस कांटेदार कैक्टस का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने पहुंच गई। वह आदमी थोड़ा धीरे से हटा और उसका हाथ कैक्टस से चुभ गया। क्या तुम पागल हो? बस में कैक्टस लेकर घूमती हो? क्या तुम ध्यान नहीं रख सकती? वह लड़की उस आदमी की जगह पर खड़ी हो गई और उसने बहुत ही दिखावे वाले अंदाज में माफी मांगी। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। समझने के लिए शुक्रिया। वह आदमी मुझे घूरते हुए गुस्से में दूसरी जगह चला गया। मैंने उस लड़की को देखा जिसने बदले में मुझे देखा। उसकी नजरें बहुत तेज थीं, जैसे वह मुझे बेवकूफ समझ रही हो। मैंने उसे कुछ सेकंड तक घूर कर देखा और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? वह थोड़ा रुकी। आगे से इस बस में सावधान रहना, यहाँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं इन्हें कई बार देख चुकी हूँ। मैं समझ गया कि उसने मेरी मदद की थी। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मेरा नाम मुचेन है, यूनिवर्सिटी ए का वेस्ट जोन। और उसने कहा, सू शाओबे, सामने की तरफ यूनिवर्सिटी बी, प्लांटेशन, खेती बागवानी की पढ़ाई। बात करते करते बस स्टॉप आ गया। यूनिवर्सिटी ए और यूनिवर्सिटी बी सिर्फ 2 सड़कों की दूरी पर थी। बस से उतरकर मैं उसे और शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि सू शियाओबे लंबे कदम बढ़ाती हुई तेजी से सामने वाले कैंपस में चली गई। मैं भी मुड़ा और क्लास के लिए चला गया। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस साल यूनिवर्सिटी की वेलकम पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, बहुत ज्यादा शानदार थी। इस बार हे किंगान का परफॉर्मेंस ग्रैंड फिनाले होने वाला था। हर कोई देखना चाहता था कि नान चेन के गू परिवार की छोटी राजकुमारी कैसी दिखती है। सिर्फ मुझे ही इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं हे किंगान को नहीं देखना चाहता था। लेकिन सेनुआन ने मेरे साथ चलने की जिद की। जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा होता है। इतनी मेहनत से एडमिशन लेने के बाद भी अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस अधूरा रह जाएगा। सेनुआन मुझे खींचकर सीधे दर्शकों की तीसरी लाइन रो की सीटों पर ले गया। वहां लॉजिस्टिक्स का एक स्टूडेंट स्नैक्स इधर उधर ले जा रहा था। वह इतना बिजी था कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मुझे देखकर उसने मदद मांगी कि मैं ब्रेड का ये बॉक्स बैकस्टेज पहुंचा दूं और उन कैटरिंग वाले साथियों में बांट दूं जिन्हें खाने का समय नहीं मिला। मैंने ब्रेड ली
और भीड़ के चक्कर काटते हुए बैकस्टेज पहुंचा। वहां कई सीनियर स्टूडेंट्स परफॉर्म करने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने ब्रेड को एंट्री टेबल पर रख दिया। मैंने अंदर के चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम की तरफ एक नजर डाली। पिछली जिंदगी में मैं खास तौर पर बैकस्टेज गया था ताकि किंगान के लिए उसका पसंदीदा जिंजर और फ्रूट फ्लेवर वाला ब्रेड ढूंढ सकूं, क्योंकि हे किंगान को मूंगफली पीनट से एलर्जी थी और वहां कई ब्रेड में मूंगफली थी। मुझे डर था कि कहीं वह गलती से कोई गलत ब्रेड ना खा ले जिससे उसे एलर्जी हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। लेकिन इस बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होता है। आखिर वह अब बड़ी हो चुकी है। वह यकीनन जिंजर और फ्रूट का स्वाद पहचानती होगी। चेंजिंग रूम में हे किंगॉन न जाने क्यों वहां से नहीं जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोन युथोंग दरवाजा खोलने के लिए उठी, लेकिन हे किंगान उससे भी तेज थी। वह तेजी से बढ़ी और रूखी आवाज में दरवाजा खोला। मैं कुछ नहीं खा रही, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह रुक गई। तुम किसे ढूंढ रहे हो? बाहर खड़ा लड़का हे किंगान के चेहरे के हाव भाव देखकर डर गया। मिस गू, मैंने सुना था कि आज रात आपकी परफॉर्मेंस है। धड़ाम! हे किंगान ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया, मुड़ी और वापस सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इतनी ठंडक थी जो किसी को भी जमा दे। सोन युतोंग ने अपना सिर खुजलाया। किंगान, क्या तुम्हें जोयान चेन पसंद नहीं है? हे किंगान एक सेकंड के लिए सुन्न हो गई। मैंने अभी उसे ठीक से नहीं देखा। ठीक से नहीं देखा? तो तुमने उसे क्या समझ लिया था? हे किंगान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत परेशान थी। मुचेन अभी तक क्यों नहीं आया था? पिछली जिंदगी में वह इस समय तक आ जाता था, लेकिन आखिर में और इंतजार न कर पाने के कारण हे किंगान उठी और बाहर आई, सिर्फ ये देखने के लिए कि बाहर पहले से ही ब्रेड बांटी जा रही थी। सोन युतोंग ब्रेड लेकर वापस आई। पेट भरने के लिए कुछ खा लो। अगर तुम अभी डिनर के लिए बाहर जाओगी तो तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। मैं परफॉर्मेंस के बाद खाऊंगी। हे किंगान ने ब्रेड ली और जब देखा कि वह फ्राइड फ्रूट फ्लेवर की है तो उसका चेहरा और उतर गया। जब वह स्टेज पर गाना गाने आई तब जाकर हे किंगान ने मुझे देखा। नीचे लड़के उसकी एंट्री पर चीयर कर रहे थे। दूसरी तरफ मैं अपने फोन में देख रहा था और शायद शोर से परेशान होकर मैंने हेडफोन लगा लिए थे। हे किंगान ने अपना गाना फर्स्ट लव खत्म किया। माहौल पूरी तरह से जोश से भर गया। बहुत से लोग उसे फूल देने के लिए स्टेज पर चढ़ गए। हे किंगान को पहले ही कई गुलदस्ते मिल चुके थे, लेकिन वह तुरंत स्टेज से नीचे नहीं उतरी। न जाने क्यों वह बार बार मेरी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसी समय सेनवान, जो दर्शकों की तीसरी रो में था, 2 गुलदस्ते लेकर वापस आया और एक मेरे हाथों में थमा दिया। मुचेन, मैं हे किंगान को फूल देने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? मैंने फूल सेनवान को वापस दे दिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे किंगान को फूल देने से बेहतर है कि मैं किसी कुत्ते को दे दूं। मैंने स्टेज की तरफ देखा और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरी पिछली जिंदगी में सोन युतोंग ने मेरी काफी मदद की थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो साथ चलते हैं। उस समय स्टेज पर खड़ी हे किंगान ने अचानक सोचा, पिछली जिंदगी में उसने मेरे फूल स्वीकार नहीं किए थे, इस बार वह इन्हें स्वीकार कर लेगा। आखिर वह जानता है कि मैं उसे सच में पसंद करती हूँ। भले ही वह मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए उसके दिल में कुछ भावनाएं थी। हे किंगान वहां टकटकी लगाए देखती रही जब मैं फूलों के साथ स्टेज पर चढ़ा, यहाँ तक कि उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। जब मैं उसके सामने पहुंचा तो उसने स्वाभाविक रूप से अपना एक हाथ खाली किया और मेरे फूल लेने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उम्मीद के उलट मैं सीधे उसके पास से गुजर गया और फूल हे किंगान के पीछे खड़ी सोन युतोंग को दे दिए। मैं मुस्कुराया और कहा, अभी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, क्या मैं तुम्हें यह गुलदस्ता दे सकता हूँ? सोन युतोंग उठने और फूल लेने से पहले 2 सेकंड के लिए हैरान रह गई। बिल्कुल, थैंक यू। फूल देने के बाद मैं मुड़ा और हे किंगान की तरफ देखे बिना ही स्टेज से नीचे उतर गया। सोन युतोंग ने उलझन भरे चेहरे से हे किंगान की तरफ देखा। हे किंगान ने अचानक अपना सिर घुमाया। तुम्हारे और मुचेन के बीच क्या चल रहा है? सोन युतोंग अवाक रह गई। क्या चलने वाला है? मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। किंगान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ये सब जानबूझकर तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए कर रहा है? वह खुद को समझता क्या है? मैं उस पर क्यों ध्यान देने लगी? जब मैं वापस गू निवास मनसन पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। ड्राइवर पिता ने मुझे आते देखा और तुरंत पूछने आए, मुचेन, क्या तुमने आज स्कूल में मिस गू को देखा? आज उन्होंने मुझे उन्हें पिक करने के लिए नहीं आने दिया। रात के 10 से ज्यादा हो चुके हैं और वह वापस नहीं आई हैं। इसके अलावा उनका फोन भी बंद है। मिसेस गू उन्हें हर जगह ढूंढ रही है। मैंने अपना फोन खोला, स्कूल के नए स्टूडेंट्स के ग्रुप में गया और मिसेस गू से कहा कि वे चिंता न करें, वे लोग जरूर कराओके गाने गए होंगे। ठीक है, मैं तुरंत इसकी जानकारी दे देता हूँ ताकि वे बाद में तुमसे आकर पूछताछ न करें। ग्रुप के फोटोज में मैंने यह भी देखा कि हे किंगान के बगल में एक हैंडसम लड़का बैठा था, वह चैन से था। तो आखिरकार वे दोनों फिर से साथ हैं। अगली सुबह इस बात पर कि हे किंगान पिछली रात घर नहीं लौटी थी, मिसेस गू गुस्से से लाल हो गई। इस डर से कि कहीं मिसेस गू मुझे पूछताछ के लिए न पकड़ ले, मैं जल्दी उठा और बाहर निकल गया। बस में चढ़ते ही मुझे तुरंत सुशियाओ बेई दिख गई। आज सुशियाओ बेई हाथ में एक चमकदार और पारदर्शी सक्यूलेंट एक तरह का पौधा का गमला लिए हुई थी। मुझे थोड़ा डर था कि कहीं मुझे फिर से वही अधेड़ उम्र का आदमी न मिल जाए। मैं तुरंत सुशियाओ बेई के पास गया और मुस्कुराकर उसे हेलो कहा। सुशियाओ बेई ने थोड़ा रास्ता दिया, एक तरह से मुझे सुरक्षित करते हुए। उसके इस बर्ताव के लिए शुक्रिया कहते हुए मैंने खुद बात शुरू की। सिस्टर सू,
आपके हाथ में ये कौन सा गमला है? ये बहुत खूबसूरत है। मैं इसे काफी देर तक देखता रहा, लेकिन मैंने इसे छुआ नहीं। ये सकुलेंट बिल्कुल उस गिफ्ट जैसा लग रहा था जो मुझे मेरी पिछली जिंदगी में ग्रेजुएशन पर मिला था। सुशियाओ बेई ने कहा, इसे हेवर्थिया कूपेरी, हावर्थिया कूपरी कहते हैं। क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने सिर हिलाया। मुझे ये पसंद है। ये क्रिस्टल की तरह सुंदर है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, सुशियाओ बेई ने वह पौधा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे रख लो, यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने हैरान होते हुए स्वाभाविक रूप से इसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। क्या सच में आप यह मुझे दे रही हैं? सुशियाओ बेई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? रख लो, मेरे घर पर ऐसे बहुत से हैं। तब मुझे याद आया कि वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि संकाय की स्टूडेंट है। शायद वह इन चीजों को उगाने में बहुत अच्छी है। पिछली बार उसके पास एक कैक्टस था और इस सकुलेंट के गमले की कीमत भी शायद ज्यादा नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। थैंक यू सिस्टर सू। अगली बार मैं आपको मिल्क टी, बबल टी पिलाऊंगा। सु शियाओ बेई ने मुझे घूर कर देखा, फिर उसने अपना फोन निकाला। तो फिर अपना वादा मत भूलना, पहले हम एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। मैंने भी अपना फोन निकाला और उसे ऐड कर लिया। ठीक है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। जल्द ही बस स्टॉप आ गया। इस बार सु शियाओ बेई सीधे नहीं गई, बल्कि वह मुझे अलविदा कहने के लिए रुकी। मैं हैरान था। सु शियाओबेई को बाय कहने के बाद मैं सकुलेंट लेकर क्लासरूम में गया। सेनुआन बिल्कुल सही समय पर अंदर आया और एक्साइटेड होकर मेरे बगल में बैठ गया। कल रात मैं देर तक ग्रुप में गॉसिप चिट-चैट पढ़ रहा था। मैंने सुना कि गू परिवार की छोटी राजकुमारी यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर लड़के लिगोंग लेगोंग के साथ है। बेशक मुझे पता है कि वह लड़का चेन से है। चेन से असल में विदेश पढ़ाई के लिए जाने वाला था, क्योंकि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वह नहीं जा सका। इसीलिए उसे मजबूरी में यूनिवर्सिटी ए की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ी और उसने लिगोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब क्लासेस अब भी अभी शुरू हुई है। ये सुपर रिच सेकंड जनरेशन की अमीर लड़की हे किंगान चैनसे के लिए अपने परिवार से लड़ गई और विदेश जाने से मना कर दिया। दोनों के बीच अच्छी बनने लगी और शायद वे अब चैनसे के किराए के अपार्टमेंट में गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। सेनुआन मेरा शांत चेहरा देखकर अवाक रह गया। मुचेन, क्या तुम हैरान नहीं हो? हे किंगान किसी को डेट कर रही है। मेरा मिस गू के मामलों से क्या लेना देना? गॉसिप करने से बेहतर है कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर ली जाए। सेनुआन ने सिर हिलाया। यह भी सही है, मिस गू जिससे चाहे डेट कर सकती है। थोड़ी देर बाद सेनुआन फिर बोला, मुचेन, क्या ये सकुलेंट तुम्हारा है? वाह, तुम मेरे सामने गरीब होने का नाटक करते हो। सेनुआन ने पौधे को देखा। क्या इसकी कीमत 4 अंकों थाउजेंड्स में हो सकती है? सेनुआन ने इसे 1 मिनट तक ध्यान से देखा। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, कम से कम ये 5 अंकों 10,000 का है। मैंने इंटरनेट पर काफी देर तक सर्च किया और पाया कि यह सकुलेंट सस्ता नहीं है। इसके इस लुक को देखकर लगता है कि सुशियाओ बेई ने इसे उगाने में बहुत मेहनत की होगी। इसलिए मैंने अपना फोन निकाला, सुशियाओ बेई का कांटेक्ट ढूंढा, उस नियॉन सकुलेंट की फोटो खींची और उसे भेज दी। सीनियर मिस, दोपहर में आपकी क्लास किस समय खत्म होगी? मैं आपको ये गमला वापस कर दूंगा। सुशियाओ बेई ने मुझे एक क्वेश्चन मार्क ओची के साथ रिप्लाई किया। क्या तुम्हें यह बहुत पसंद नहीं आया? मैंने इसे तुम्हें गिफ्ट किया है, इसे वापस क्यों करना है? यह बहुत महंगा है, इसे वापस करना ही बेहतर है। काफी देर बाद सुशियाओ बेई का जवाब आया, नहीं। फिर मुझे उस नियॉन सकुलेंट की देखभाल के निर्देश मिले जो उसने मुझे फॉरवर्ड किए थे। इसकी देखभाल के लिए इसे फॉलो करो। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। मैंने फोन बंद कर दिया। अपने सामने रखे सकुलेंट को देखकर मेरे चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। सेनुआन ने अचानक मेरे नियॉन सकुलेंट पर ध्यान दिया और कहा, वाह मुचेन, तुम्हारा ये गमला तो अगेट अगेट एक कीमती पत्थर जैसा दिखता है। मैं अवाक रह गया। ठीक है, अब और मत बोलो। दोपहर में मेरी कोई क्लास नहीं थी और मैं इसे बहुत सावधानी से लेकर आया, जैसे ये कोई खजाना हो। मैं इस गमले को खींचकर अपने कमरे में ले आया। मेरी सौतेली माँ जनलान जो बगल में रहती हैं, ने मुझे खिड़की से आवाज दी, मुचेन, मिसेस गू तुम्हें आज बात करने के लिए बुला रही हैं। मिसेस गू का नाम सुनते ही मुझे रिफ्लेक्स एक्शन, आदत के वश की तरह चिढ़ हो गई। पिछली जिंदगी में जिन 5 सालों के दौरान मैं हे किंगान के साथ था, मिसेस गू हमेशा उसके न होने पर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती थी। मैंने जिस हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है वह 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ 1 हफ्ता और रुकना होगा। मैं मिसेस गू के सामने गया और आज्ञाकारी बनकर पूछा, मैडम, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? अगर मैं यह कर सकता हूँ तो मना नहीं करूंगा। किंगान ने फिर से क्लास बंक मिस की है। आज ट्यूटर ने मुझे फोन किया और कहा कि वह 2 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई है। जैसे ही क्लासेस शुरू हुई थी, मिसेस गू ने बड़े दुख के साथ ये कहा, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी का ट्यूटर मिसेस गू को ये फोन करके कभी नहीं कहेगा कि मिस गू ने क्लास मिस की है। गू परिवार की छोटी राजकुमारी को परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा? कौन ये कंट्रोल करने की हिम्मत करेगा कि वह क्लास में जाती है या नहीं? मुचेन, क्या तुम किंगान के साथ उसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो? तुम्हारी कुछ क्लासेस भी साथ में होती हैं। क्या तुम उस पर थोड़ा ध्यान रख सकते हो?
जैसे ही वे क्लास बंक करे मुझे एक मैसेज भेज देना। चलो पहले हम कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मिसेस गू इसीलिए नाराज नहीं है कि हे किंगान क्लास मिस कर रही है, बल्कि इसलिए नाराज है क्योंकि वह चेनसे के साथ डेट पर जाने के लिए क्लास मिस करती है, इसीलिए वह गुस्सा है। ऐसा पिछली जिंदगी में भी हुआ था, लेकिन उस समय मुझे हे किंगान से हमदर्दी थी, इसीलिए मैंने उसे बता दिया था। फिर वह पहले क्लासरूम में चली जाती थी, मेरे फोटो खींचकर मिसेस गू को भेजने के बाद वह भाग जाती थी। बाद में मिसेस गू को पता चल गया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। इस बार मैं किंगान की मदद नहीं करूंगा, मैं मना करने ही वाला था, लेकिन जानलान ने मेरी पीठ थपथपाई। ये सिर्फ मिस गू की फोटो खींचने की बात है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है मैडम, आप चिंता ना करें, मुचेन ये जरूर कर सकता है। ये कहते हुए उसने अपने फोन से मिसेस गू का कॉन्टेक्ट स्कैन किया और फिर मुझे अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। मैं जानलान के पीछे भौहें सिकोड़े हुए बाहर आया। मैं फोटो खींचने का काम नहीं करूंगा, तुमने इसे स्वीकार किया है, तुम खुद जाओ। ये कहकर मैं मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। मैं मिसेस गू के इरादे समझता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैं लगातार हे किंगान के करीब जा रहा था और मिसेस गू इस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकती थी। और हे किंगान को नफरत है कि कोई उस पर नजर रखे, इसलिए मिसेस गू ने मुझसे हे किंगान की चुपके से फोटो खींचने के लिए कहा, ताकि हे किंगान मुझसे नफरत करने लगे और उसे चेनसे के करीब जाने से भी रोका जा सके। रात के करीब 10 बजे हे किंगान आखिरकार वापस लौटी। आते ही उसकी मिसेस गू के साथ बहस शुरू हो गई, जो करीब 1 घंटे तक चली। हे किंगान गुस्से में हवेली से बाहर निकल गई और सीधे बगल की बिल्डिंग के पवेलियंस में चली गई, जो ठीक मेरे कमरे की खिड़की के सामने था। पिछली जिंदगी में मैं खिड़की से चुपके से हे किंगान को देखा करता था। हे किंगान ने ठंडी आंखों से खिड़की को घूर कर देखा और मन में गिनती शुरू की। जब वह करीब 20 तक पहुंचती तो ड्राइवर का बेटा उसे ढूंढने बाहर आता था, चाहे उसे खाना देने के लिए, छाता देने के लिए या सिर्फ उसे देखने के लिए। लेकिन उम्मीद के उलट एक हल्की आवाज के साथ जिस खिड़की को वह देख रही थी वह अचानक बंद हो गई और फिर पर्दे भी खींच दिए गए। हे किंगान अविश्वास के भाव से दंग रह गई। गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़कर वह खिड़की के पास आई और उसने कई बार दस्तक दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हे किंगान खिड़की खटखटाने आएगी। मैं कमरे के अंदर कुछ सेकंड रुका और फिर बाहर आया। मिस गू, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? हे किंगान ने एक उलझे हुए चेहरे से मुझे देखा। तुमने खिड़की क्यों बंद की? खिड़की बंद करना प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए है, वरना दूसरों के लिए अंदर देखना ठीक नहीं है। हे किंगान चिढ़ गई। मेरा बर्ताव पिछली जिंदगी से अलग था, लेकिन उसने सोचा कि यह मेरा उसका ध्यान खींचने का कोई हथकंडा ट्रिक है। चूंकि ऐसा है तो अब से खिड़की बंद ही रखना और इसे मत खोलना। मैंने उसकी पीठ को घूर कर देखा। कितनी परेशान करने वाली और खराब गुस्से वाली मिस है। हे किंगान अचानक रुकी और मुड़ी। मेरी माँ ने तुमसे मेरी क्लासेस की तस्वीरें लेने के लिए कहा है ना? मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तस्वीरें नहीं लेने वाला। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं। हे किंगान ने तिरस्कार से सांस छोड़ी और उसकी नजर मेरी तरफ थोड़ी अजीब हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, तुम ले सकते हो, अगर उसने तुमसे लेने के लिए कहा है तो ले लो, वैसे भी मैं भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर वह आंगन से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। उसने अपनी पिछली जिंदगी को याद किया। मिसेस गू को धोखा देने में उसकी मदद करने की वजह से उसने किंगान ने उसे लंबे समय तक डांटा था। इस बार वह नहीं चाहती थी कि उसे दोबारा इस तरह डांट पड़े, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उसे बुलाएगा। रुको। हे किंगान ने अपने कदम रोके और उसके चेहरे पर मुझे पता था वाले भाव आ गए। उसे यकीन था कि वह अभी भी उसे पसंद करता है। एक घमंडी अंदाज में उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? और तब उसने देखा कि मैं हाथ में फोन पकड़े कैमरा उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। मिस गू, आपने अभी अभी कहा कि मैं फोटो ले सकता हूँ, कृपया इसे दोबारा दोहराएं ताकि बाद में मुझे डांट ना पड़े। हे किंगान ने गुस्से में कहा, मैंने कहा कि तुम तस्वीरें ले सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो ले लो, बस ठीक है। ये कहकर वह मुड़ी और लंबे कदमों से चली गई। मैंने संतुष्ट होकर वीडियो सेव किया और आराम से सो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हे किंगान इतनी गुस्से में होगी कि वह पूरी रात सो नहीं पाएगी। अगले दिन हे किंगान की सुबह जल्दी क्लास थी। वह कार में बैठी और आदत के मुताबिक बाईं ओर देखा, जहां उसे आज्ञाकारी रूप से उसका इंतजार करना चाहिए था। वह अभी तक कार में नहीं था। कार अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी कि वह मेरे पास से गुजरी, जहां मैं पैदल चल रहा था। हे किंगान की नजर मेरे हाथ में मौजूद दूध पर टिक गई। बचपन से ही मुझे सुबह दूध पीना बहुत पसंद था। हर दिन उठकर मैं दूध की 2 बोतलें गुनगुने पानी में गर्म होने के लिए रख देता था और जब बाहर निकलता था तो उन्हें कार में पीने के लिए ले जाता था। वह दूध हे किंगान ने लंबे समय से नहीं पिया था। उसने 2 सेकंड तक उसे घूर कर देखा और अचानक कहा, रोको। फिर खिड़की से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, अंदर आओ, बैठो। मैंने अपना सिर हिलाया। थैंक यू मिस गू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ले लूंगा। पहली बार जब हे किंगान ने खुद से कोई अच्छाई दिखाने की पहल की थी तो पता चला कि मैंने उसका एहसान स्वीकार नहीं किया। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, और कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मैं भी बिल्कुल सही समय पर बस में पहुंच गया। हमेशा की तरह सू शियाओबेई भी उसमें थी। गुड मॉर्निंग सीनियर सिस्टर। सू शियाओबेई ने जल्दी से अपना मोबाइल छुपा लिया। अगर मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा होता
तो मैं देख पाता कि वह अभी अभी मेरा फ्रेंड सर्कल चेक कर रही थी। मैंने उसे गर्म दूध की एक बोतल थमाई। लीजिए सीनियर सिस्टर, मेरी तरफ से आपके लिए दूध। सुशियाओ बेई और मैं कई बार बस में साथ बैठ चुके थे और अब हम एक दूसरे को जानने लगे थे। उसने अपना फोन खोलकर मुझे अपना खूबसूरत गार्डन दिखाया। बस से उतरते समय उसने मुझसे कहा, किसी और दिन मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाने ले जाऊंगी, वहां मछलियों का एक छोटा तालाब भी है। बात करते करते सू शियाओ बेई ने अचानक अपने कदम रोक लिए। मैंने भी कुछ नोटिस किया। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि हे किंगान अपने दो दोस्तों के साथ पास ही खड़ी थी और गुस्से में सू शियाओबेई के हाथ में मौजूद दूध को घूर रही थी। बगल के दोस्त ताना मारते हुए मजाक कर रहे थे, किंगान वह तुम्हारे घर के ड्राइवर का बेटा है ना? नहीं, पहले वह हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, अब वह किसके साथ चला गया है? वह किसके साथ चला गया है? इन शब्दों ने उस समय हे किंगान को बहुत चिढ़ा दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी पुनर्जन्म ले चुका हूँ। हे किंगान ने सू शियाओबेई के हाथ में मौजूद दूध को घूर कर देखा और फिर मुझ पर कटाक्ष करते हुए मुस्कुराई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब तुम कार का फायदा उठाने के लिए मेरे पीछे नहीं आते। पता चला है कि तुम्हें किसी दूसरी औरत से प्यार हो गया है। अब तुम मेरी कद्र नहीं करते। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मिस गू, आप क्या बकवास कर रही हैं? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जब तुम गू परिवार में आए थे तो क्या तुम हर सुबह कार में मेरा इंतजार नहीं करते थे? ये दूध भी तुम पहले मुझे ऑफर करते थे और अब इसे किसी और को दे रहे हो। अपने पुराने रूप को याद करके मेरा चेहरा बिगड़ गया। मुझे सचमुच एक किंगान से प्यार करने पर पछतावा हो रहा है। वह आज ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसने कोई गलत दवा खा ली हो। हे किंगान ने फिर से सुशियाओबेई को देखा। शायद तुम नहीं जानती होगी, है ना? ये मेरे घर के ड्राइवर का बेटा है। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। आई एम सॉरी सिस्टर सू। सुशियाओबेई ने हाथ आगे बढ़ाया और मेरा सिर सहलाया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि हे किंगान का स्वभाव बहुत खराब है, लेकिन मैं सचमुच सुशियाओबेई का नुकसान नहीं चाहता। सीनियर सिस्टर, आप जल्दी क्लास में जाइए, लेट मत होइए। सुशियाओबेई ने भौहें सिकोड़ी और मुझसे पूछा, ये कौन है? मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहा। यह एक पागल औरत है। सुशियाओबेई ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर जोर देकर पूछा, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं। मुझे खुद को अलग करने के लिए इतना उत्सुक देखकर हे किंगान ने उपहास उड़ाया। मैं एक ड्राइवर के बेटे पर क्यों ध्यान देने लगी? मेरा खून अंदर ही अंदर खौल रहा था। बेशक तुम एक ड्राइवर के बेटे पर ध्यान नहीं देती, तो फिर तुम 5 साल किसके साथ थी? क्या वह कोई भूत था? तुम्हें ध्यान देने के लिए किसने मजबूर किया था? मैंने कहा, क्या आपका दिमाग ठीक है? अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। हे किंगान की दोनों जिंदगियों को मिलाकर ये पहली बार था जब उसकी इस तरह बेइज्जती की गई थी। वह सन्न होकर मुझे घूरती रह गई। हे किंगान चुप हो गई। सू शियाओबेई भी शांत थी। मेरे चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। सिस्टर सू बाय, मैं क्लास में जा रहा हूँ, आप भी जल्दी कीजिए। सू शियाओबेई के जवाब का इंतजार किए बिना मैं मुड़ा और स्कूल के एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी हिम्मत सू शियाओबेई की तरफ देखने की नहीं हुई। उसकी आंखों में मैंने हैरानी और थोड़ा तिरस्कार देखा था। अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं हे किंगान के साथ था, मैं इस तरह की नजरों से काफी पीड़ित हो चुका था। हे किंगान वहां ठंडे चेहरे के साथ खड़ी रही और नाराजगी से सू शियाओबेई को देखती रही। सू शियाओबेई का मूड भी बहुत खराब लग रहा था। वह हाथ में दूध लिए खड़ी थी और गुस्से में देख रही थी कि कैसे मेरा फिगर रूप गायब हो रहा था। फिर वह मुड़ी और चली गई। उस सुबह हमारी एक जनरल क्लास थी। जब मैं बैठा तो मैंने सुशियाओबेई के साथ चैट पेज खोला। मैं माफी मांगना चाहता था, लेकिन काफी देर तक लिखने और डिलीट करने के बाद आखिरकार मैंने एक शब्द भी नहीं भेजा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहता वह अजीब ही लगता। जैसे ही मैं मोबाइल बंद करने वाला था, सुशियाओबेई का एक मैसेज आया, क्या बात है? तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं पिछले 10 मिनट से टाइप कर रहा था और कुछ भेजा नहीं था। ये बहुत मुमकिन था कि सुशियाओबेई ने टाइपिंग की प्रोसेस देख ली हो। मुझे इतनी शर्म आई कि मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने मैसेज भेजा, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गलत तरीके से नहीं लेंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें नम हो गईं। हे किंगान की तुलना में सीनियर सिस्टर सू की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बहुत ही अच्छी थी। हे किंगान ने सू शियाओबेई के सामने उस लहजे में बात की थी। मुझे नहीं पता कि सू शियाओबेई ने कोई गलत फहमी पाल ली है या नहीं। उसने सोचा होगा कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता रहता है। जब मैं ये सोच ही रहा था, कोई मेरी टेबल के पास से गुजरा और उसे टकरा गया। मैंने ऊपर देखा तो हे किंगान को ठंडे चेहरे के साथ अपने पास से गुजरते हुए और पीछे की सीट की तरफ जाते हुए देखा। आज हे किंगान क्लास में आई थी। वह अब चेनसे को ढूंढने नहीं जा रही थी। तो जो उसने कल रात कहा था वह सच था। मैं कुछ सेकंड के लिए सुनने रह गया, फिर मोबाइल उठाया और हे किंगान की फोटो खींची जो अभी अभी बैठी थी और उसे जल्दी से मिसेस गू को भेज दिया। उसने कहा था कि मैं तस्वीरें ले सकता हूँ और उन्हें सुपरवाइज करने के लिए भेज सकता हूँ, इसलिए मैं ले रहा हूँ। जितनी कम मुसीबतें हों उतना अच्छा। जैसे ही हे किंगान बैठी, तांग शियाओरान ने उससे कहा, अब भी कुछ देर पहले मुचेन ने मोबाइल से तुम्हारी फोटो खींची है। हे किंगान का चेहरा आखिरकार थोड़ा नरम हुआ, मुझे पता है, लेकिन उसने इस पर विश्वास नहीं किया। अगले 2 दिनों के दौरान जब मैं हे किंगान के साथ क्लास में होता था तो मिसेस गू के काम को पूरा करने के लिए उसकी कोई भी रैंडम फोटो खींच लेता था। जल्द ही यह गॉसिप कि मैं हे किंगान को पसंद करता हूँ
और चुपके से उसकी तस्वीरें लेना पसंद करता हूँ। यूनिवर्सिटी के गॉसिप ग्रुप में फैल गई। सैनवान गॉसिप ग्रुप में लीक हुए रिकॉर्ड्स को देख रहा था और मुझे दिखा रहा था। वे कह रहे हैं कि तुम हे किंगान को पसंद करते हो, कि तुम न सिर्फ उसका पीछा करते हो बल्कि उसे फॉलो भी करते हो। तुम क्लास में क्लास के बाद उसकी तस्वीरें लेते हो, और अगर उसकी क्लास किसी दूसरे कमरे में होती है तो तुम चुपके से फोटो खींचने वहां तक जाते हो। मैं अवाक रह गया। इसीलिए इन दिनों सड़क पर चलते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। तो ये सब इस वजह से था। यह वैसा नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। कोई जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये सब एक गलतफहमी थी। असल में बात यह है कि ये मिस बहुत क्लासेस मिस कर रही थी, इसलिए मिसेस गू ने मुझसे उस पर थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहा था। मुझे रोज क्लास में उसकी एक फोटो खींचकर उन्हें भेजनी होती थी। सैनवान ये सुनकर दंग रह गया। ऐसी माँ, ये बहुत डरावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस गू इतनी विद्रोही, रिबेलियस है। मुचैन, सच में क्या तुम इस बारे में सफाई नहीं दोगे? हर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है और बहुत गंदी बातें कह रहा है। मैंने अपना सिर हिलाया, क्योंकि मैं जानता था कि हे किंगान के बारे में अफवाहें ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। 2 हफ्ते के भीतर चेन से पारिवारिक समस्याओं के कारण विदेश चला जाएगा, और तब हे किंगान के पास उसे ढूंढने के लिए क्लास मिस करने का कोई मौका नहीं होगा। मिसेस गू शांत हो जाएंगी और मुझे अब रोज तस्वीरें नहीं खींचनी पड़ेंगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। दोपहर में खाना खाते समय मेरा सामना फिर से हे किंगान से हो गया, जो मुझे एक अपशकुन जैसा लगा। मेरी पिछली जिंदगी में मुझे उसे देखने के लिए जबरदस्ती कैजुअल मुलाकातें प्लान करनी पड़ती थीं, लेकिन पुनर्जन्म के बाद मैं हर समय न चाहते हुए भी उससे टकरा जाता था। क्या तुम इन 2 दिनों से मेरी तस्वीरें ले रहे हो? क्या तुम मुझे इन्फॉर्म, सूचित करने का नहीं सोचते? मैं थोड़ा रुका, उसे कुछ हद तक तिरस्कार से देखा और कहा, तुम हमेशा क्लास मिस करती हो, और इसी वजह से मिसेस गू ने मुझसे तुम्हारी अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए तस्वीरें लेने को कहा था। अब जब तुम रोज क्लास अटेंड कर रही हो तो मिसेस गू खुश है। इसमें इन्फॉर्म करने जैसा क्या है? चिंता मत करो, मैंने उन्हें सेव नहीं किया। मैंने तुम्हारी एक भी फोटो सेव नहीं की है। हे किंगान की आंखें इस तरह टिमटिमाई जैसे वह थोड़ी निराश हो। तुमने इतनी सारी तस्वीरें ली और एक भी सेव नहीं की? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी तस्वीरें क्यों सेव करूंगा? बुरे शकुन को दूर भगाने के लिए। हे किंगान थोड़ा मुस्कुराई, भले ही वह परेशान थी। मुझे विश्वास नहीं होता। मुचैन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो और इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? मैं मानता हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी में इस समय मैं सचमुच हे किंगान को पसंद करता था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। मैंने मोबाइल निकाला और मिसेस गू के साथ चैट हिस्ट्री खोली। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद देख लो। हे किंगान ने मुझसे मोबाइल छीन लिया और हिस्ट्री में देखा कि वे सभी क्लास के दौरान या उसके बाद की उसकी ही तस्वीरें थीं। हर एक फोटो धुंधली परछाई या साइड प्रोफाइल की थी, एक भी सामने फ्रंट से नहीं थी। हे किंगान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम गजब हो। तुम मेरी निगरानी करने और तस्वीरें लेने में उसकी मदद करते हो और मेरी एक भी सामने से फोटो नहीं लेते। मुझसे मिलने में तुम्हें इतनी चिढ़ होती है? मैंने अपना चेहरा शांत रखा, क्योंकि सामने से तुम्हारा चेहरा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किंगान ने कटाक्ष करते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो फिर मुझे बताओ, किसका चेहरा सुंदर है? उस सुशियाओ बेई का? क्या तुम ठीक हो? तुम सीनियर सिस्टर सू का नाम क्यों ले रही हो? तुम उसे इतनी अपनेपन से सीनियर सिस्टर सू बुलाते हो। मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझे सीनियर सिस्टर क्यों नहीं बुलाते? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मैंने मोबाइल वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हमारा जो भी रिश्ता हो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हे किंगान का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने एक झटके में मोबाइल जमीन पर फेंक दिया। एक कड़कड़ाहट की आवाज के साथ स्क्रीन टूट गई। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया। हे किंगान, तुम बीमार हो या क्या? मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। जब बिल आएगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मिसगू भुगतान करने से मना नहीं करेंगी। यह कहकर मैं हे किंगान के साथ एक पल भी बिताए बिना वहां से चला गया। धिक्कार है, पहले वह जानती थी कि मैं उसकी तस्वीरें लेता था और उसे गर्व महसूस होता था, यह सोचते हुए कि मैं चुपके से उसकी तारीफ करता हूँ और इसीलिए वह मुझे फोटो खींचने देती थी। ये सोचकर कि मैं तस्वीरों को छुपाकर देखने के लिए सेव रखूंगा। पता चला कि वह खुद ही गुस्से से मर रही है। घर से निकलकर मैं स्कूल वापस जाने के लिए गैस्ट्रोनॉमिक स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट को पार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि सामने वाले स्कूल की सू शियाओबेई भी आज अपने दोस्तों के साथ उसी सड़क पर लंच कर रही थी। सू शियाओबेई ने मुझे पहले देखा, लेकिन उसने मुझे आवाज नहीं दी। उस सुबह वह कृषि संकाय एग्रीकल्चर फैकल्टी में कई घंटे रही थी और उसके कपड़ों पर कीचड़ के दाग लगे थे। वह मेरे सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा मेरे चेहरे के भाव भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। जब मेरा रूप भीड़ में ओझल हो गया तो सुशियाओ बेई ने नोटिस किया कि उसकी टेबल पर बैठे साथी भी मुझे ही घूर रहे थे। क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? ये तो एक शांत लड़का लगता है। इसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये कोई स्टॉकर, पीछा करने वाला है। सुशियाओ बेई खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। तुम लोग किस स्टॉकर की बात कर रहे हो? अरे वह पॉपुलर लड़की हे किंगान, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? कहते हैं कि उसके घर के ड्राइवर का बेटा उससे चुपके से प्यार करता है। वह उसी के स्कूल में है और इन दिनों चुपके से उसकी तस्वीरें ले रहा है। उसकी सहेली ने एक पोस्ट खोली, देखो
गू परिवार की मिस एडमिशन के मुश्किल से 2 हफ्ते बाद ही एक जुनूनी आशिक द्वारा चुपके से फोटो खींची जा रही है। जिसने फोटो खींची वह ये है। पोस्ट में साफ तौर पर मेरी एक फोटो थी जिसमें मैं मोबाइल से हे किंगान की पीठ की तस्वीर ले रहा था। सू शियाओ बेई ने फिर से सोचा कि उस सुबह उसने क्या कहा था। हे किंगान, क्या मुचेन सचमुच हे किंगान को पसंद करता है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। वैसे भी ये पोस्ट मुचेन के लिए अच्छी नहीं है। बेहतर होगा कि कोई इन्हें डिलीट कर दे। जब मैं स्कूल वापस आया तो मैंने भी वह खबर देखी जिसमें खुलासा किया गया था कि मैंने चुपके से हे किंगान की तस्वीरें ली थीं, लेकिन जल्द ही उसे डिलीट कर दिया गया। मुझसे जुड़ी सारी जानकारी भी पूरी तरह से मिटा दी गई थी। सेनुआन बहुत हैरान था। यह गू परिवार की ताकत है। क्या वे पूरे नेटवर्क से चीजें हटा सकते हैं? मैंने शक के साथ फोन देखा, यह सोचते हुए कि यह हे किंगान का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वह नहीं थी तो ऐसा और कौन कर सकता था? तीसरे दिन जैसे ही मैं क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने हे किंगान को बड़े कदमों से सीढ़ियों से नीचे आते देखा। आज चेनसे का जन्मदिन है, मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदने जा रही हूँ। आज तुम मेरी माँ को धोखा देने में मेरी मदद करो और कल मैं बिना चूके क्लास अटेंड करूंगी। उसने यह बात इतने स्वाभाविक रूप से कही जैसे उसकी मदद करना मेरा फर्ज हो। मैंने मोबाइल निकाला और हे किंगान की फोटो खींची, फिर ठंडे चेहरे से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। बात करते हुए मैंने वीचैट खोला। जैसे ही मैं मिसेज गू को क्लास मिस होने की फोटो भेजने वाला था, हे किंगान ने मुझसे फोन छीन लिया। मैं रात के 8 बजे घर आ जाऊंगी। क्या मेरी माँ को धोखा देने में मेरी मदद करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? मैंने कटाक्ष करते हुए मुस्कुराया। हाँ, बहुत मुश्किल है। मिसेस गू को धोखा देना आसान नहीं है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में मिसेस गू को धोखा देने के परिणाम भुगत चुका था। हे किंगान की आंखें गुस्से से भर गईं। और तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अब भी जब मैंने कहा कि मैं चेनसे का जन्मदिन मनाने जा रही हूँ तो तुम्हारी आंखों में साफ जलन दिख रही थी। मिस, खुद को बहुत ज्यादा समझना एक बीमारी है, इसका इलाज कराइए। हे किंगान ने गुस्से में मेरे फोन के साथ रुख बदल लिया। मैं 8 बजे वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मोबाइल वापस कर देना। मेरी माँ को मैं खुद जाकर समझा दूंगी। मैं गुस्से में उसके पीछे गया। हे किंगान जल्दी से कार में बैठी एक्सीलेटर दबाया और चली गई। मिसेस गू और हे किंगान के बीच फंसकर मैं बहुत हताश महसूस कर रहा था। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मेरे पिता को इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं पैसे कमाने के लिए कई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगा। फोन के बिना मैं मिसेस गू से कांटेक्ट नहीं कर सकता था और घर लौटने पर मुझे उन्हें सफाई देनी होगी। इसके अलावा बिना मोबाइल के मैं बस नहीं ले सकता था और न ही कुछ खरीद सकता था। आज मैं सिर्फ सेनवान की मदद से एक शेयरिंग साइकिल स्कैन करके घर वापस जा सकता था। मैंने सोचा कि मिस सू 3 दिनों से मुझसे न मिलने के कारण शायद मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगी। दूसरी तरफ सू शियाओ बेई ने समय का हिसाब लगाया। बस स्टॉप पर पहुंची, 10 मिनट इंतजार किया और उस बस में चढ़ गई जो मैं ले सकता था। जाने पहचाने स्टॉप पर पहुंचकर वह सामने के दरवाजे को देखते हुए खड़ी हो गई, लेकिन जब तक दरवाजा बंद हुआ उसने मुझे चढ़ते हुए नहीं देखा। सू शियाओ बेई की नजर थोड़ी उदास हो गई। जब से हम आखिरी बार साथ में बस से उतरे थे और हे किंगान से मिले थे, उसने दोबारा बस नहीं ली थी। क्या वह उससे किंगान से बच रहा था या फिर हे किंगान की वजह से जानबूझकर दूरी बना रहा था? थोड़ी देर बाद उसने वीचैट पर मेरा कांटेक्ट ढूंढा और मुझे एक मैसेज भेजा। हाल ही में उस नियॉन जेड प्लांट का क्या हाल है? याद रखना उसे थोड़ी धूप देना, लेकिन सीधे धूप में मत रखना। इस तरह का न्यूट्रल मैसेज भेजने के बाद वह घबराहट से जवाब का इंतजार करने लगी। हालांकि पूरी दोपहर बीत गई और सू शियाओबेई को कोई जवाब नहीं मिला। उसने शाम होने तक इंतजार किया और मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। सू शियाओबेई पूरे दिन कशमकश में रही और आखिरकार उसने पूछने के लिए एक और मैसेज भेजने का फैसला किया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुमने इस बार उसे मरने के लिए छोड़ दिया है? दूसरी तरफ से तुरंत एक मैसेज आया, अब मुचेन को और मत लिखना। सू शियाओबेई का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने एक क्वेश्चन मार्क भेजा, फिर एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह रेड एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दिया। मुचेन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। कोई दूसरा व्यक्ति उसका फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसे किसने ब्लॉक किया था? किसने? हे किंगान, क्या मुचेन सचमुच उसे पसंद करता है? अब वे दोनों स्कूल के गेट पर साथ है। सेनुआन को अलविदा कहने के बाद सू शियाओबेई ने मुझे साइकिल पर देखा। सू शियाओबेई को यकीन नहीं हो रहा था। वह सिर्फ उससे न मिलने के लिए शेयरिंग साइकिल से स्कूल आ जा रहा था। मैं धीरे धीरे पैडल मार रहा था जब अचानक मैंने सड़क के किनारे से किसी को मेरा नाम पुकारते सुना। वह एक लड़की की आवाज थी, ठंडी और गंभीर, जैसे उसमें कुछ नाराजगी हो। जब तक कि एक हाथ मेरी साइकिल के हैंडल पर नहीं टिक गया और मैं अचानक रुक गया। मैंने सिर उठाया और मेरी आंखें सू शियाओबेई से मिली। उसके हाव भाव उलझे हुए थे। हाल ही में तुम साइकिल से स्कूल आ जा रहे हो, इतनी दूर है, तुम्हें कितना समय लगेगा? वह मुझसे कंफर्म पुष्टि करना चाहती थी। क्या मुझे डर था कि कहीं हे किंगान नाराज ना हो जाए? क्या मैं उसे बस में ढूंढना चाहता था? इसीलिए मैं साइकिल से घर लौटा। अगर ऐसा है तो वह अब बस नहीं लेगी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह जमीन पर है। सू शियाओबेई को किसने ब्लॉक किया? वह था सिस्टर सू।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुशियाओ बेई ने घबराहट से कहा। बस यहाँ से गुजर रही थी, क्या इत्तेफाक है। मैं अपनी साइकिल को धक्का देते हुए सुशियाओ बेई के साथ चलने लगा। मैंने कहा, जब मैं सुबह स्कूल पहुंचा तो हे किंगान ने मेरा फोन छीन लिया। अब मेरे पास बस का किराया देने के लिए फोन नहीं है, इसलिए मुझे एक दोस्त से शेयरिंग साइकिल स्कैन करने में मदद मांगनी पड़ी और मैं धीरे धीरे पैडल मारकर वापस जा रही हूँ। सुशियाओ बेई पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड परेशान रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जवाब ये होगा, बस इतना कि तुम्हारा फोन हे किंगान के पास है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, उसने मिसेस गू की वजह से मुझसे उस पर थोड़ा ध्यान रखने को कहा था, लेकिन जब उसे पता चला तो वह बहुत नाराज हो गई, इसीलिए उसने मेरा फोन छीन लिया और मुझे मिसेस गू से कांटेक्ट नहीं करने दिया। अच्छा, अब समझी। सुशियाओ बेई ने चुपके से राहत महसूस की। वह खुश थी कि उसने अभी बस से उतर कर मुझसे पूछने का फैसला किया था। अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुशियाओ बेई ने ऊपर देखा। बारिश हो रही है, साइकिल मत चलाओ, बेहतर होगा कि तुम कहीं छुप जाओ। क्या तुमने डिनर कर लिया? मैंने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। हाँ, मैंने कर लिया। सुशियाओ बेई को मुझसे फिर पूछना पड़ा, और क्या तुमने मिल्क टी पी ली? मुझे यह एक अजीब सवाल लगा। तो चलो मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाती हूँ। बारिश तेज और घनी होने लगी थी। सड़क पर लोग दौड़ रहे थे। सुशियाओ बेई ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दौड़ने लगे। शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर पहले से ही बहुत से लोग बारिश से बचने के लिए खड़े थे। सुशियाओ बेई ने मेरी आस्तीन खींची और हम भीड़ को चीरते हुए अंदर चले गए। चाय की दुकान का माहौल शांत था। हम दोनों चुपचाप खिड़की के बाहर बारिश को देख रहे थे। असल में हम कई बार नहीं मिले थे। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है, और सुशियाओ बेई भी न जाने क्या सोच रही थी। मैं, जिसे वह शॉपिंग मॉल में शरण लेने ले गई थी, यही नहीं जानता था कि हे किंगान, जो चेनसे का जन्मदिन मना रही थी, असल में बहुत चिड़ी हुई थी। चेनसे जानता था कि हे किंगान उसे हमेशा से बहुत पसंद करती थी, लेकिन पहले उसने उसे लटका कर रखा था और उसके साथ डेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन हाल ही में उसने एक संकट महसूस किया, क्योंकि उसने पाया कि किंगान ड्राइवर के बेटे की उतनी ही परवाह करती थी जितना उसने सोचा भी नहीं था। इस जन्मदिन का फायदा उठाते हुए चेनसे ने सीधे हे किंगान के साथ रिश्ता पक्का करना चाहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये सुनकर खुशी का कोई भाव नहीं दिखाएगी। उसने खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश को देखा और बिना किसी कारण के जेब से टूटी हुई स्क्रीन वाला एक फोन निकाला। चेनसे ने हे किंगान के हाथ में फोन देखकर हैरान होकर देखा और तुरंत खतरे की घंटी बज गई। किंगान, यह किसका फोन है? हे किंगान ने विचलित मन से पूछा। मुचेन, क्या वह तुम्हारे ड्राइवर का बेटा है? उसका फोन यहाँ कैसे आया? हे किंगान ने फोन दबाया और देखा कि पहले ही 8:40 हो चुके थे। सुबह मुचेन को मिसेस गू को शिकायत करने से रोकने के लिए, जब वह चेनसे के साथ रहने के लिए क्लास मिस कर रही थी, उसने जबरदस्ती फोन छीन लिया था। अब देर हो चुकी है और बाहर बारिश हो रही है। पता नहीं मुचेन कैसा होगा। हे किंगान थोड़ी चिड़ी हुई थी। वह चेनसे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे वापस भी जाना था। आखिरकार उसने चेनसे से कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? आज रात तुम मेरे घर रुक जाओ, कल मैं तुम्हें कार से स्कूल छोड़ दूंगी। चेनसे दंग रह गया। वह बचपन में ही गू हवेली गया था। बड़े होने के बाद वह वापस नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार हे किंगान सचमुच उसके साथ रिश्ता पक्का करना चाहती थी। जब वे लौटे तो रात के 9:30 बज चुके थे। हे किंगान ने बटलर, मेयर डोमो स्लैश मुख्य नौकर से सबसे पहले जो पूछा वह था, मुचेन को मेरे पास बुलाओ। मिस, मुचेन अभी तक वापस नहीं आया है। अभी तक वापस नहीं आया? हे किंगान तुरंत गुस्सा हो गई, क्योंकि उसके पास मेरा फोन था। उसने रात 8 बजे वापस आने का वादा किया था, इसलिए वह होटल से चेनसे को इतनी जल्दी वापस ले आई थी, और पता चला कि मैं खुद ही वापस नहीं आया हूँ। बटलर ने जल्दी से समझाया, मिस, बहुत देर हो चुकी है और तेज बारिश हो रही है। हो सकता है मुचेन के पास छाता ना हो। मैं फोन करके पूछता हूँ कि वे कहाँ है। ड्राइवर में उसे लेने चले जाएंगे। जैसे ही बटलर फोन मिला रहा था, हे किंगान की जेब में मौजूद मेरा फोन बज उठा। उसने चिढ़कर फोन बंद कर दिया। उसकी चिंता मत करो, अगर उसके पास छाता नहीं है तो क्या वह खरीद नहीं सकता? यह कहते हुए उसे याद आया कि मेरे पास फोन नहीं था। वह छाता कैसे खरीदता? खैर, कोई बात नहीं, बेहतर होगा कि मैं खुद स्कूल जाकर उसे ले आऊं। बटलर ने जल्दी से उसे रोका। मिस, बेहतर होगा कि आप ना जाएं। मैडम पूरे दिन से आपका इंतजार कर रही हैं। मिसेस गू आज बहुत गुस्से में थीं, क्योंकि वे आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थीं। वे मुझसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थीं। अब जब वे देख रही हैं कि आप चेनसे के साथ लौटी हैं, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बटलर ने चेनसे की तरफ देखा। मिस्टर चेन, मैंने आपके लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। आप पहले जाकर आराम क्यों नहीं करते? चेनसे ने थोड़े नाराजगी भरे लहजे में हे किंगान की तरफ देखा। किंगान, क्या मैं तुम्हारे कमरे में जा सकता हूँ? बटलर ने सोचा कि यह ठीक नहीं है। मिसेस गू पहले ही गुस्से से उबल रही थी। ये तो आग में घी डालने जैसा होगा। लेकिन हे किंगान ने बूढ़े बटलर की चेतावनी भरी नजरों को नजरअंदाज कर दिया। आई एम सॉरी चेनसे, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो, मैं अपनी माँ को देखने जा रही हूँ। दूसरी तरफ सु शियाओ बेई और मैं एक कैफे में बैठे थे। उसने खुद बात शुरू की। बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। यहाँ चुपचाप बैठकर इंतजार करने के बजाय चलो ऊपर चलकर कोई मूवी देखते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि हम साथ में मूवी देखें। सहेली, तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही बारिश रुकने का इंतजार कर सकता हूँ। क्या
तुम भूल गए कि पिछली बार बस में क्या हुआ था? जब तुम उस बुरे आदमी से मिले थे, अब देर हो चुकी है। तुम अकेले हो और बिना फोन के हो। ये बहुत खतरनाक है। क्या तुम साइकिल से वापस जाने का सोच रहे हो? सू शियाओबेई ने अपनी आंखों में थोड़ी कड़ाई के साथ मुझे घूर कर देखा। उसकी नजरों से मिलते ही मैंने स्वाभाविक रूप से अपना सिर हिलाया। सू शियाओबेई सीधे उठ खड़ी हुई। चलो एक मूवी देखते हैं। वह एनिमेशन कैसा रहेगा जो आजकल बहुत ट्रेंड में है? मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, सू शियाओबेई पहले ही अपना फोन देख रही थी। शो 20 मिनट में शुरू होने वाला है। अभी भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। मेरा दिमाग सू शियाओबेई की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अभी अभी वह मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं इसे देखना चाहता हूँ, और अगले ही पल उसने टिकट खरीद लिए थे। ठीक है, बात करना बंद करो, पहले ऊपर चलते हैं। मुझे खुद पर थोड़ा अजीब लगा और मैं आज्ञाकारी बनकर सुशियाओबेई के पीछे चल दिया। सुशियाओबेई ने मुझे इस तरह देखकर अपने दिल में गुदगुदी महसूस की। उसने माना कि वह थोड़ी चालाक थी। मैं उसका टाइप था। जिस पहले दिन उसने मुझे बस में देखा था, उसे कुछ महसूस हुआ था। उसने यह भी प्लान किया था कि कदम दर कदम मुझे कैसे प्रपोज करना है, लेकिन प्लान हमेशा पूरे नहीं होते। अब वह बस इस प्रोसेस को तेज करना चाहती थी। मूवी करीब 11 बजे खत्म हुई। बाहर बारिश काफी कम हो चुकी थी। सुशियाओबेई ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने साथ मूवी देखने के लिए मजबूर किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी देर से बाहर निकलेंगे। क्या तुम्हारा परिवार चिंता नहीं करेगा? मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे फोन से अपने पापा को कॉल कर दिया था। वे चिंता नहीं करेंगे। अभी की मूवी बहुत अच्छी थी। इसने मुझे कुछ समय के लिए गू परिवार की परेशानियों को भुला दिया, लेकिन अब मुझे मिसेस गू के गुस्से का सामना करना था। सुशियाओबेई ने अपना फोन निकाला। तुम गू के घर जा रहे हो, मुझे एड्रेस पता दो। मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुक कर देती हूँ जो तुम्हें छोड़ देगी। मैं रात के 11:30 बजे गू हवेली पहुंचा। मैं कार से उतरा। कार के अंदर बैठी सू शियाओबेई को शुक्रिया कहा और गुड बाय बोला। मुझे थोड़ा गिल्ट दोष महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि सहेली सू सचमुच बहुत अच्छी इंसान है। मैंने कार के दूर जाने का इंतजार किया और फिर गू के घर की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा, गेट के पास खड़ी एक काली परछाई को देखकर मैं चौंक गया। थोड़ा घबराते हुए मैं मुड़ा और देखा कि हे किंगान एंट्रेंस पर खड़ी थी और बहुत गंभीर चेहरे से मुझे देख रही थी। मिस गू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हे किंगान की आवाज ठंडी थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि 8 बजे वापस आ जाना? तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? मुझे लगा कि हाल ही में हे किंगान का मेरे प्रति बर्ताव अजीब हो गया है। मिस गू, ये मेरा पर्सनल मामला है। मुझे आपको इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप अब मुझे मेरा फोन वापस कर सकती हैं? थोड़े चिड़चिड़े भाव के साथ हे किंगान को अजीब लगा। उसने फोन निकाला, लेकिन तुरंत मुझे वापस नहीं किया। इसके बजाय उसने भौहें सिकोड़कर मुझसे पूछा, यह टोपी केपी किसकी है जो तुमने पहनी है? मैं हैरान रह गया। मुझे देर से एहसास हुआ कि मैंने अभी भी सुशियाओबेई की कैप पहन रखी थी। ओहो, रात में बारिश हो रही थी। मेरे पास छाता खरीदने के लिए फोन नहीं था, इसीलिए एक अच्छी सहेली ने मुझे अपनी कैप उधार दे दी। बात करते हुए मैं आगे बढ़ा और हे किंगान के हाथों से फोन छीन लिया। हे किंगान को वह लड़की याद आई जो बस में मेरे साथ थी। क्या वह सचमुच सिर्फ एक अच्छी सहेली है? कई हजार युआन की कैप ऐसे ही दे दी। लगता है वह बहुत दयालु है। मैं एक पल के लिए रुका। मुझे मत बताओ, हजारों की एक कैप? हे किंगान ने कटाक्ष करते हुए मुस्कुराया। इसीलिए अब तुम मेरे साथ कार में नहीं जाते? पता चला है कि तुम्हें चापलूसी करने के लिए कोई बेहतर मिल गया है। मैंने कहा, तो आप जो चाहें सोच सकती हैं। अगर मेरा इस तरह मजाक उड़ाने से आपको बेहतर महसूस होता है तो मैं इसे आज का एक अच्छा काम समझूंगा। हे किंगान को और भी बुरा लगा। मेरा स्वभाव हमेशा से बहुत शांत रहा था। जब मैं ऐसा हो गया तो वह आज रात चैनसे को घर ले आई थी और मिसेस गू के साथ उसकी बहस भी हो चुकी थी। आखिरकार हे किंगान दरवाजा पटककर गुस्से में बाहर निकल गई थी, लेकिन मैं तब भी वापस नहीं आया था। वह मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और उसने चेनसे पर भी ध्यान नहीं दिया जो उसके कमरे में आराम कर रहा था। इसलिए वह विला के एंट्रेंस पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। अंदर आते ही मैंने चेनसे को गू के गार्डन के एंट्रेंस पर खड़े देखा, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। चेनसे दौड़कर हे किंगान के पास आया। किंगान, मैंने तुम्हें अपनी माँ के साथ बहस करते सुना। मैंने उन्हें यह भी कहते सुना कि वह मुझे निकालना चाहती है। तुम्हें लौटने में बहुत देर हो गई। मैं थोड़ा डरा हुआ था। अकेले कैसा रहेगा अगर आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में लग रही है। मैं चुपचाप देख रहा था। हे किंगान सचमुच चेनसे को घर ले आई थी। मिसेस गू को आज पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। हे किंगान ने चेनसे को गले लगाया और उसे दिलासा दिया, चेनसे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। मेरी माँ को तुम्हें निकालने का क्या हक है? मेरे साथ आओ। अगर मेरी माँ तुम्हारे बारे में फिर से कुछ कहेंगी तो मैं दादाजी के पास जाऊंगी। हे किंगान से वादा मिलने के बाद ही चैन से शांत हुआ। मैं हे किंगान को प्यार में अंधी देखकर हैरान था। सोच रहा था कि क्या वो पागल हो गई है। मैं अपने कमरे में वापस आया और सू शियाओबेई का वीचैट ढूंढने के लिए फोन निकाला, लेकिन पाया कि वह वहां नहीं थी। उसी समय मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली और वह सू शियाओबेई की तरफ से थी।
उसने मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। क्या जब मैंने सु शियाओबेई को डिलीट किया था तब मुझसे ही वह डिलीट हो गई थी? क्या ये हे किंगान का काम नहीं रहा होगा? मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसे एक मैसेज भेजा, सहेली क्या तुम घर पहुंच गई? सु शियाओबेई ने तुरंत रिप्लाई किया, आखिरकार तुम्हें फोन वापस मिल गया, मैं घर पहुंच गई हूँ, चिंता करने के लिए शुक्रिया। मैं काफी देर तक कशमकश में रहा और सु शियाओबेई को 200 युआन ट्रांसफर करने का फैसला किया। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सहेली सु, ये मूवी और किराए के लिए है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे स्वीकार करोगी। सु शियाओबेई ने मेरा ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम मुझे मूवी या डिनर पर इनवाइट आमंत्रित करोगे, ये हो सकता है। मैंने कहा, बिल्कुल सहेली, कल ही मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करता हूँ। सु शियाओबेई इस जवाब से संतुष्ट थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तो फिर तय रहा। अगले दिन गू परिवार में ड्रामा शुरू होने वाला था। मिसेस गू जल्दी उठी और बटलर को बुलाया। कल रात क्या हुआ था? क्या चेन से नहीं गया? क्या उन्होंने रात साथ में बिताई? बटलर ने आखिरकार मजबूरी में सिर हिलाया। मिस ने हमें मिस्टर चेन को विदा करने नहीं दिया। मिसेस गू का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। किंगान का अफेयर होना गलत नहीं है, लेकिन वह प्रेग्नेंट गर्भवती नहीं हो सकती। चेनसे के पिता जेल जाने वाले हैं, उनसे रिश्ता जोड़ना बहुत बुरा शकुन है। मेरे पोते का ऐसा दादा नहीं हो सकता जो जेल में रहा हो। मिसेस गू ने थोड़ी देर सोचा और अचानक अपना सिर उठाया। पारिवारिक डॉक्टर को ढूंढो और उससे कहो कि कोई दवा लिखे। अपने कमरे से निकलते समय मैंने अनजाने में कुछ नौकरानियों को कानाफूसी करते सुना। मैडम आज बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं। मुझे लगा था कि वे मिस्टर चेन को नीचे आते देखकर नाराज होंगी, लेकिन पता चला कि वे साथ में ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहे हैं। मेरी आंखों में उलझन की एक चिंगारी चमकी। मेरी पिछली जिंदगी में हे किंगान चेनसे को घर नहीं लाई थी और जब तक वे विदेश नहीं चले गए उन्होंने अपना रिश्ता पक्का नहीं किया था। इसके तुरंत बाद किंगान और मैंने डेटिंग शुरू कर दी थी। पहली बार जब मैं गू हवेली गया था तो मिसेस गू मेरे साथ बहुत विनम्र थीं और उन्होंने मुझे डिनर पर रुकने के लिए इनवाइट किया था। उस समय मैंने सोचा था कि उन्होंने मुझे सचमुच स्वीकार कर लिया है, लेकिन पता चला कि मिसेस गू ने उनके मुचेन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया था। और जब किंगान को सच्चाई पता चली तो उसने बस इतना कहा कि वह अपनी माँ का सामना नहीं कर सकती और एक लाइन में बात खत्म कर दी। अब जिसे दवा मिली थी वह चेन से था। मुझे नहीं पता कि हे किंगान क्या करेगी। मैंने अपने विचारों को अलग किया और बाहर निकलने ही वाला था कि बटलर ने मुझे रोक लिया। मुचेन, मैडम तुमसे बात करना चाहती हैं, मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे मुख्य हॉल में गया। मिसेस गू चेन से और हे किंगान के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। उनका चेनसे के प्रति बर्ताव बहुत नरम था। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले तुमसे कोई दिक्कत थी, बात बस ये है कि किंगान अभी बहुत छोटी है। मुझे डर था कि कहीं प्यार के चक्कर में वह अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज न कर दे। मिसेस गू का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। चेनसे ने थोड़ा अविश्वास के साथ जवाब दिया, मैडम मैं समझता हूँ, मैं ध्यान रखूंगा कि किंगान अच्छे से पढ़ाई करे। असल में भले ही वे एक ही बेड पर सोए थे, लेकिन हे किंगान ने चेनसे को खुद को छूने नहीं दिया था। उसी समय मिसेस गू ने चेनसे के सामने बड़े प्यार से बर्ड्स नेस्ट सूप, स्वलोज नेस्ट पॉरेज का एक कटोरा रखा। लो, ताकत के लिए ये दलिया खाओ, तुम बहुत पतले हो। चेन से मुस्कुराया, कटोरा स्वीकार किया और सीधे खाने लगा। उसके बगल में हे किंगान अपनी भौहें सिकोड़ रही थी। भले ही चेन से उसके बगल में था और उसकी माँ ने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अभी भी बेचैन क्यों थी। जब तक मैं अंदर आया, हे किंगान मुझे देखकर सीधी बैठ गई। उसकी तरफ देखे बिना मैंने विनम्रता से मिसेस गू से पूछा, मैडम क्या आप मुझसे बात करना चाहती थी? मिसेस गू मुस्कुराई, मुझे कल के बारे में पता चला। किंगान ने क्लास में तुम्हारा फोन ले लिया था ताकि तुम उसकी तस्वीरें न खींच सको, है ना? मैंने शांति से सिर हिलाया। हे किंगान ने गुस्से में भौहें सिकोड़ी। मम्मी क्या आप उसे मुझ पर नजर रखने देने वाली हैं? मिसेस गू ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि तुम मुचेन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। उसका फोन इस तरह क्यों छीनना? फोन के बिना बहुत असुविधा होती है। ये कहते हुए मिसेस गू ने एक नया फोन निकाला। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी स्क्रीन टूटी हुई है। इन दिनों तुम किंगान पर नजर रख रहे थे, लेकिन आज से तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चेन से उस पर नजर रखने का जिम्मा उठाएगा। चेन से, जिसने अपना दलिया खत्म कर लिया था, प्यार से मुस्कुराया। मैडम चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा कि वह अच्छे से पढ़ाई करे। मैं मन ही मन ठंडक से मुस्कुराया, लेकिन बाहर से आज्ञाकारी बनकर जवाब दिया, थैंक यू मैडम। तो फिर मैं स्कूल जा रहा हूँ। हे किंगान तुरंत थोड़ी जल्दबाजी में उठी, देर हो रही है, मुझे भी स्कूल जाना है। चेन से भी उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। किंगान मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। ड्राइवर जल्दी हमें हॉस्पिटल ले चलिए। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा कि चेनसे की हालत ठीक नहीं है, तो वह पूछे बिना नहीं रह सका, मिस्टर चेन क्या आपने कुछ खराब खा लिया है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, चेन से घबराकर चिल्लाया, नहीं, आज मैंने सिर्फ बर्ड्स नेस्ट सूप का एक कटोरा खाया है। उसने हैरान होकर हे किंगान की तरफ देखा। हे किंगान ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आ गई थी। उसे याद आया कि एक बार वह मुझे गू के घर ले गई थी और उसकी माँ के साथ डिनर करने के बाद मुझे भी पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। उस समय मेरे तमाम टेस्ट किए गए थे
और सिर्फ 3 दिन बाद पता चला था कि मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में दवाएं ले ली थी। इसी वजह से हे किंगान और मेरे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि मैंने खुद वह दवा ली थी, लेकिन मुझे मिसेस गू पर शक था। पर हे किंगान ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। उस समय हे किंगान ने चेनसे के लक्षणों को देखा और वे बिल्कुल उसकी यादों में मेरे लक्षणों जैसे ही थे। चेनसे ने कमजोरी से कहा, किंगान, क्या उस बर्ड्स नेस्ट सूप के कटोरे में कोई दिक्कत थी जो मैंने खाया? हे किंगान अचानक चिल्लाई, कार रोको ड्राइवर, पहले चेनसे को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। वह गू हवेली वापस आई और उस समय मिसेस गू नौकरानी को बर्तन समेटने का आदेश दे रही थी। हे किंगान ने ठंडे चेहरे से नौकरानी को घूर कर देखा। रुको, वह कटोरा वहीं छोड़ दो जो चेनसे ने इस्तेमाल किया था। मिसेस गू ने हैरानी से हे किंगान की तरफ देखा। हे किंगान बहुत गंभीर और डरावनी लग रही थी। मुझे सच बताइए, क्या आपने चेनसे के खाए बर्ड्स नेस्ट सूप में दवा मिलाई थी? किंगान, तुम प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि चेनसे के पेट में दर्द है। तुम पहले ही मुझ पर उसे जहर देने का शक कर रही हो। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ और तुम मुझ पर ऐसे सवाल उठा रही हो। हाँ, पिछली जिंदगी में भी मिसेस गू ने हे किंगान को धोखा देने के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस समय हे किंगान ने अपनी माँ का साथ देने का फैसला किया था, लेकिन अब एक गहरा पछतावा और गिल्ट दोष उसकी अक्ल पर हावी हो गया। उसने कहा, मैं और मुचेन 5 साल साथ थे और मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। मिसेस गू ने उस समय कहा था, मैं उसके बैकग्राउंड का अनादर नहीं करती, मैं उसे घर के दामाद के रूप में स्वीकार करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए। हे किंगान गुस्से में हाँफ रही थी। ये आप थीं, मेरी अपनी माँ जो ये सब चीजें कर सकती हैं। आज आप कहती हैं कि आप स्वीकार करती हैं कि मैं चैनसे के साथ रहूं, और कल आप स्वीकार करेंगी कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन शर्त ये होगी कि हमारा अपना बच्चा होना चाहिए, है ना? मिसेस गुसन रह गईं कि हे किंगान को उनके प्लान्स के बारे में कैसे पता चला। हे किंगान ने अपनी माँ के चेहरे के भाव देखे और हताशा में चिल्लाई, क्या आप इंसान हैं? आप कितनी क्रूर हैं। मैंने गू परिवार के ड्रामे का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय गू परिवार से जुड़ी किसी भी चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मैं सू शियाओबेई को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ चला गया। उम्मीद के मुताबिक सू शियाओबेई पीछे की तरफ बैठकर मुझे ही देख रही थी। मैं पास गया। गुड मॉर्निंग सहेली, सू शियाओबेई अपनी आंखों से मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग, आपकी कैप, मैं इसे घर ले गया था। कल मैंने इसे धोया था, आज ये अभी तक सूखी नहीं है। कल जब ये सूख जाएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। सू शियाओबेई ने मुझे देखा और मुस्कुराई। कोई बात नहीं मुचेन, क्या आज दोपहर में तुम्हारी क्लास है? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे दोपहर में रेस्टोरेंट में काम पर जाना है। तुम किस रेस्टोरेंट में काम करते हो? उस रेस्टोरेंट का नाम लाइफ स्मोक एंड फायर, ह्यूमो वाई फुएगो दे ला विदा है। यकीनन तुमने इसके बारे में सुना होगा। सू शियाओबेई थोड़ा रुकी। उसने न सिर्फ इसके बारे में सुना था, बल्कि वह रेस्टोरेंट उसकी माँ ही चलाती थी। जब सू शियाओबेई और मैं बस से उतरे तो उसने फिर पूछा, क्या तुम रोज रात को काम पर जाने वाले हो? हाँ, लाइफ स्मोक एंड फायर में। मैंने सिर हिलाया। हाँ, वहाँ का टाइमिंग रात 7 से 9 बजे का है। सू शियाओबेई ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। हम अलग हो गए और अपने अपने स्कूल चले गए। उस दिन हे किंगान स्कूल नहीं आई। बेशक मेरा मानना है कि अगले कुछ दिनों में वह शायद नहीं आएगी। चेन से कम 3 दिन हॉस्पिटल में रहेगा और फिर वह शायद अपनी माँ के साथ विदेश चली जाएगी। अपनी पिछली जिंदगी में हे किंगान ने बिना बताए चले जाने के कारण चैनसे से नाराजगी पाल रखी थी और उसे कई सालों तक याद रखा था। अब आखिरकार वह चैनसे को अच्छे से गुड बाय कह सकती है। क्लास खत्म होने पर सेनुआन मेरे साथ गॉसिप कर रहा था। मैंने गॉसिप ग्रुप में सुना है कि बगल के पॉलिटेक्निक के चैनसे ने हे किंगान के साथ अपना रिश्ता पक्का कर लिया है। किसी ने उन्हें गू परिवार के हॉस्पिटल में देखा है। वे कह रहे हैं कि वह चैनसे। सेनुआन की आवाज धीरे धीरे और धीमी होती गई। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, वे कह रहे हैं कि चैनसे ने कोई दवा ले ली थी और उसे एलर्जी का रिएक्शन हो गया, इसीलिए वह ड्रिप ग्लूकोज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट है। सेनुआन ने सांस छोड़ी। कौन जानता था, इन अमीर घर के बच्चों के मजे करने के तरीके भी कितने अजीब होते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ। तुम्हारे गॉसिप ग्रुप को इस बारे में भी पता चल जाता है? उन्हें यह भी पता चल गया कि चेनसे ने दवा ली थी। गू का हॉस्पिटल क्या कोई प्राइवेसी नहीं रखता? सेनुआन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मुचेन, जो तुम नहीं जानते वो ये है कि भले ही हॉस्पिटल गू परिवार का है, लेकिन इसके दूसरे शेयर होल्डर्स, शेयर धारक भी हैं। इसके अलावा मिस गू के चाहने वाले इतने सारे हैं। वे चेनसे से जलते हैं और उसके बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं। इतने सारे लोग मिलकर क्या कुछ पता नहीं लगा सकते? इससे मैं समझ गया, क्योंकि जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में हॉस्पिटल में एडमिट था तब मेरे बारे में भी तरह तरह की अफवाहें उड़ी थीं। ऐसी बातें कि ड्राइवर का बेटा घमंडी है, हैसियत बढ़ाने के लिए मिस गू को बहलाता फुसलाता है, और फिर इससे भी ज्यादा बेतुकी बातें। वे कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में मेरे मार्क्स नकली थे, कि मैंने अंदर आने के लिए किसी दूसरे की पहचान चुराई थी। मैंने अपना सिर हिलाया, सांस छोड़ी और सेनवान से कहा, इन मामलों में मत पड़ो, बस सुनो और छोड़ दो। गू परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं जिनके बारे में हम हल्के में बात कर सकें। सेनवान ने अपना फोन देखते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो,
मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। हे किंगान स्कूल नहीं आई, यहाँ तक कि वह घर भी नहीं लौटी। मैंने 2 और शांत दिन बिताए, लेकिन जल्द ही मैंने हे किंगान को फिर से देखा। इस बार ये उस रेस्टोरेंट लाइफ स्मोक एंड फायर में हुआ जहाँ मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। ब्लैक वेटर की यूनिफॉर्म पहने मैं प्लेटें और बर्तन समेट रहा था जब हे किंगान, सोन युतोंग और चू रुओयाओ के साथ वहां पहुंची। वे रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन सैलॉन प्रिवाडो में गए। रास्ते में हे किंगान ने एक कैजुअल नजर डाली और मुझे ट्रे ले जाते हुए देखा। सोन युतोंग ने हैरान होकर कहा, किंगान मुचेन यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा है, क्या उसे पैसों की बहुत जरूरत है? चू रोयाओ ने सोन युतोंग को धक्का दिया और कहा, तुम इतना क्यों बोलती हो, चलो जल्दी करो। सोन युतोंग ने हे किंगान की तरफ देखा और जान गई कि वह परेशान थी। अब से हर चीज को उचित देखभाल और रिकवरी की जरूरत होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म कम समय के लिए वह चैन से निश्चित रूप से पिता बनने की क्षमता खो देगा। डॉक्टर ने शॉर्ट टर्म कहा था, जिसका मतलब सिर्फ 1 या 2 साल था, लेकिन हे किंगान जानती थी कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने मेरे साथ 5 साल बिताए थे और मैं पिता नहीं बन पाया था। अगर चेनसे के साथ भी ऐसा ही हुआ तो देर सबेर उसे सच्चाई पता चल जाएगी, और तब वह इस बारे में क्या सफाई देगी। आज चेनसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था और आराम करने के लिए चेन हवेली चला गया था। हे किंगान ने मिसेस गू के जहर देने की बात छुपाई थी। वह नहीं जानती थी कि चेनसे को क्या समझाए, और न ही उसका कमजोर चेहरा देखने की उसकी हिम्मत हो रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अचानक उसे मुझे देखने की बहुत तेज इच्छा हुई। दूर से मुझे ट्रे ले जाते हुए और कस्टमर्स ग्राहकों को डिशेज के बारे में समझाते हुए खुद को नीचा दिखाते हुए देखना। हे किंगान के दिल में अचानक गुस्सा भड़क उठा। भौहें सिकोड़कर उसने सोन युतोंग और चू रोयाओ को छोड़ दिया और बड़े कदमों से मेरी तरफ बढ़ गई। उस दिन मेरा सामना एक बहुत ही मुश्किल अधेड़ उम्र की महिला कस्टमर से हुआ। डिशेज ऑर्डर करने के बजाय वह मुझसे लगातार सवाल पूछ रही थी। क्या तुम नए हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। क्या तुम पास की किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। जी हाँ मैडम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, इतने युवा और अभी से रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहे हो, क्या तुम्हें पैसों की बहुत कमी है? क्या तुम्हारे पास बहुत सारे स्टूडेंट लोन है? क्या तुम खुद उनका भुगतान कर सकते हो? मेरी मुस्कान गायब होने ही वाली थी। मैंने खुद को रोका और कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है मैडम। तो मैडम, पहले आप देख लीजिए कि आपका क्या खाने का मन है। मैं आपका ऑर्डर लेने बाद में वापस आऊंगा। यह कहकर मैं मुड़ने ही वाला था, तभी उस महिला कस्टमर ने अचानक कहा, अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ऑर्डर नहीं करने वाली। ये कैसा सर्विस का तरीका है? सचमुच मैं 2 दिनों से यहाँ काम कर रहा था और मैंने कभी इतनी मुश्किल कस्टमर नहीं देखी थी। मैं मैनेजर को ढूंढने जाने ही वाला था, लेकिन उसी समय मैंने हे किंगान को ठंडे चेहरे के साथ आते देखा। अचानक उसने उस महिला की टेबल पर लात मारी, जिससे वह लकड़ी की टेबल पलट गई। मैं झटके से 2 कदम पीछे हट गया, हैरान होकर हे किंगान को देखते हुए। मिस, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा और जल्दी से हे किंगान को बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे सामने खड़ी हो गई और ठंडे चेहरे से उस अधेड़ महिला की तरफ देखने लगी। अगर तुम्हें खाना है तो शांति से खाओ, वरना अभी यहाँ से दफा हो जाओ। वह महिला अचानक अपनी उंगली से हे किंगान की तरफ इशारा करते हुए खड़ी हो गई। मैं खाऊं? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेबल पर लात मारने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उस महिला के साथ 2 और लोग थे और वे तीनों आक्रामक रूप से हे किंगान की तरफ बढ़े। इन दिनों हे किंगान बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी और इस बार उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। बिना एक शब्द कहे उसने उस महिला के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। मैं सन्न रह गया और देखते ही देखते वहां लड़ाई शुरू हो गई। सोन युतोंग और चू रोयाओ ने इसे देखा। सोन युतोंग के मुंह से एक चीख निकली और वह बिना किसी संकोच के मदद के लिए कूद पड़ी। चू रोयाओ भी उसके पीछे आई और माहौल और भी हिंसक काओटिका हो गया। मैंने जल्दी से ड्यूटी सुपरवाइजर से कांटेक्ट किया, जो आनन फानन में 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पहुंचा। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने उन सबको अलग किया। वह अधेड़ महिला चोटों से सूज गई थी क्योंकि हे किंगान ने सिर्फ उसी को पीटने पर पूरा ध्यान लगाया था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह गुस्से से आगाबूला थी। मैनेजर खबर सुनते ही दिल की धड़कनें तेज ले अपने केबिन से बाहर भागा। आते ही उसने भीड़ के बीच हे किंगान को खड़े देखा तो मेरी रील्स की दीवानी बहनों और बिना रिचार्ज के घूम रहे भाइयों, ये था हमारी रीबर्थ वाली कर्मा एक्सप्रेस का आखिरी एक्सीडेंट। मतलब भाई साहब, इस मुचेन लौंडे की अकड़ देखो। पिछले जन्म में जो बंदी के पीछे दुम हिलाता था, इस जन्म में उसी वीआईपी राजकुमारी को ऐसा घोस्ट किया कि मैडम रात के 12 बजे गेट पे वॉचमैन बन के खड़ी है। भाई का स्वैग ऐसा कि लड़की कैब का रेट बता रही है और भाई उसका आईफोन छीन के जेब में रख रहा है। कतई जहरीला सिस्टम। और तुम लोगों का क्या चालू है रे? पूरे दिन कमेंट सेक्शन में अल्फा मेल और एटीट्यूड क्वीन बनते हो, और असलियत ये है कि ऑनलाइन मंगाया पिज्जा भी छोटा आ जाए तो कस्टमर केयर के सामने तुम लोगों का सारा एटीट्यूड लो बैटरी मोड पे चला जाता है। अबे थोड़ा सा शर्म की चाशनी पियो और अक्ल का बादाम चबाओ। जरा मुचेन भाई को देखो, यहाँ लोग मेट्रो के गेट पे धक्के खा के गंजे हो गए और भाई ने खचाखच भरी सरकारी बस में ऐसी कैक्टस वाली लेडी डॉन सेट कर ली
जो प्रपोज करने के लिए गुलाब नहीं, सीधे 5 अंकों का क्रिस्टल का गमला खूसट आंटी के थोबड्डे पे दे मारती है। वैसे अपनी हे किंगान दीदी का तो अलग ही शॉर्ट सर्किट चल रहा था। उन्हें लगा कि वो स्टेज पे गाएंगी और मुचेन रोएगा, पर भाई ने ऐसा यू टर्न मारा कि फूल सीधे उनकी सहेली के हाथ में और दीदी का ईगो सीधे कोमा में। और उनकी जो डेंजरस मम्मी है ना, वो तो सीधे साइंटिस्ट निकली। होने वाले दामाद को बर्ड्स नेस्ट का ऐसा केमिकल लोचा वाला सूप पिलाया कि चेन से भाई का पूरा सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया। बेचारा हॉस्पिटल के बेड पे लेटा लेटा पेट पकड़ के सोच रहा है कि वो आशिकी करने आया था या अपनी नसबंदी का बीमा क्लेम कराने। अब सुनो रे रील के सौदागरों, यहाँ नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है ना, वो तुम्हारी क्रश का हार्ट है। बिना सोचे समझे बस टच कर दो, क्या पता तुम्हारी ब्लॉक लिस्ट ही खुल जाए। और ये जो लाइक का बटन है, ये कर्मा का तमाचा है। इसे दबाओगे तो पुण्य मिलेगा, वरना अगर चुपके से बिना लाइक सब्सक्राइब किए 9 2 11 हुए ना, तो कसम 2026 के सबसे घटिया नेटवर्क की। जब भी क्रश को वॉइस नोट भेजोगे, तुम्हारी आवाज गधे जैसी रिकॉर्ड होगी, फिर अकेले में सुन के रोते रहना। चल भाई, अब ज्यादा खोपड़ी मत खा, किस्सा खत्म और पैसा हजम। अपनी स्प्लेंडर स्टार्ट कर, गियर डाल और सीधे निकल। अगली बार इससे भी तगड़े क्लेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय बाबा की। टेक केयर एंड पीस आउट।